नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और आज हमारी खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से बीजेपी के फायर ब्रांड और कुर्ता फार लीडर जावेद कुरैशी साहब। जावेद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर में है, मौजूदा स्थिति, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर का जो हाल आज चल रहा है ये सबसे बेहतर हाल है, क्योंकि जो पिछले सालों में नहीं हो पा रहा था वो वज़ीर आज़म हिंद ने किया है, हमारे वज़ीर आज़म हिंद ने किया है। ख़ासकर जो वहाँ पे कत्ल गारत हो रही थी, दहशतगर्दी बढ़ रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब रोज़गार भी शुरू हुआ मिलना बेरोज़गारों को। ख़ासकर जो रोडों का मसला था वो 70 सालों से बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुका था, मगर अब हर जगह गली कोचे तैयार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। क्या आपको लगता है कि धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद अब जो कश्मीर के लोग हैं उनके हृदय भी परिवर्तन होना शुरू हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने की कोशिश में लगे हों? बिल्कुल, ये हकीकत है। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में एक करवट ले ली जम्मू कश्मीर की आवाम ने। खासकर आपने पहली बार होगा कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हासिल की, और जो युवा बुजुर्ग हमारे बच्चे माँ बहनें जो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, ये एक वो कदम है जो 370 से रुका हुआ था। वो 370 ख़त्म हुआ और अब तरक्की भी होने लगी। इंशाअल्लाह रहमान आगे सब कुछ बेहतर होगा। ये एक वो मैं समझता हूँ कि उन फिरक परस्त लोगों को ये एक वो 370 था, कुछ फैमिलियों को इससे फ़ायदा था, न कि गरीब आवाम को फ़ायदा था। हकीकत में 370 जब से ख़त्म हुआ है, कश्मीरी आवाम, जम्मू कश्मीर के आवाम ने एक राहत ले ली है। जावेद साहब, धारा 370 और 35A को उस 5 अगस्त की तारीख को जब हटाया गया तो कश्मीर के जितने भी सियासतदान थे वो कहीं ना कहीं मातम मना रहे थे, लेकिन जावेद कुरैशी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। बिल्कुल, ये हकीकत है। सेलिब्रेट तो कौन करते हैं, हम गरीब हैं, हमारी गरीब जनता जो ओहदों पे रहे हैं, जो वज़ीर आला के कुर्सियों पे रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इन्होंने हिंदुस्तान से गाड़ियां भर के लाए, खाए खुद को और उन ठेकेदारों को दिए जो इन्होंने बनाए थे। गरीब आवाम के पास वो पैसा नहीं पहुंच जाता था। दूसरा, इन्होंने एक ख़ानदानी राज बनाया था। चीफ मिनिस्टर हो इन्हीं का, नायबी वज़ीर आला हो तो इन्हीं का, मिनिस्टर हो तो इन्हीं का, फाइनेंस मिनिस्टर हो तो इन्हीं का। जहाँ भी आप ले लोगे, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स अफसर हो तो इन्हीं के, छोटे से छोटे क्लर्क तक इनके। अगर इनकी चिट्ठी नहीं होती, अगर इनका फ़ोन नहीं होता, किसी गरीब की आवाज़ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। गरीबों को धक्के निकाल कर ऑफिसों से निकाला जाता था। ये इनकी हुकूमत में हुआ। जब 370 ख़त्म हुआ, ये इनके लिए नहीं, ये कश्मीरी अवाम के लिए, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हकीकत में हमने जीना शुरू किया। जो गरीब आवाम है इन्होंने जीना, कश्मीरियों ने वहाँ पे जीना सीख लिया। ये बौखलाहट में है, अब इनके इक़्तिदार भी छिन गया। ये 370 पहले ही ख़त्म हो चुका था, अब तो इसको थोड़ा बहुत धक्का देना था। वो हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हमें इन जंजीरों से आज़ाद किया। ये हर एक कश्मीरी का मानना है, ये हर जम्मू कश्मीर के उस वासी का मानना है जो 30 सालों से पिसा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आप पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट हुआ, आपने कहा कि जिस तरह से कश्मीरी हुक्मरान या एक खानदान के लोग जो हैं उस पर काबिज रहे, आपको लगता है कि उसी खानदान की वजह से जम्मू और लद्दाख के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता चला आ रहा था? ये हर जगह, आप लद्दाख की बात करो ना, ये लद्दाख की भाषा भी नहीं जानते, लद्दाख का ड्रेस भी नहीं जानते। कभी कभार जाते थे वहाँ, इनको आज तक कोई हुकूक नहीं मिले। अब हुकूक मिलने लगे। यूनिवर्सिटी देनी होती या और कुछ देना, किसी भी बारे में, ये हकीकत में इन्होंने पीछे रखा था। ये जम्मू वालों के लिए अलग बोली होती है,
तब मंदिरों में जाएंगे इनको खुश करने के लिए। कश्मीर में दरगाह में जाएंगे हम, भाई यार मजहबों में सियासत में मजहबों का काम नहीं है। मजहब अलग है, सियासत अलग है। ये वहाँ यहाँ एक नारा दे देंगे, कश्मीर में पाकिस्तान का नारा दे देंगे। मुझे बताओ, हमें पाकिस्तान को क्या करना है, हमें चीन को क्या करना है, हमें नहरों को क्या करना है? इस गरीब जनता को रोजगार चाहे, इस गरीब जनता को छत चाहे, जो दिन को मजदूरी करता है फिर अपने बच्चे को पढ़ाता है, वही जानता है जब उसकी डेड बॉडी आती थी या जब वो जेल में होता है, वो वही माँ बाप जानता है। ये सियासी लीडर नहीं जानते हैं। हकीकत में मैं सैल्यूट करता हूँ वज़ीर आज़म हिंद को, जिसने ये ख़त्म किया और इन फिरक परस्तों को अवाम के सामने किया। तो आपको क्या लगता है कि धारा 370 हटने से और 35A के ख़त्म होने के बाद ये जो एक परिवार के लोग, दो परिवार के लोग जो राज कर रहे थे जम्मू कश्मीर के ऊपर और अपने ही फ़ायदे के लिए जो काम कर रहे थे, उनका अब कहीं ना कहीं अब हाशिए पे पहुंच चुके हैं वो लोग? हकीकत में इनका सफाया हो चुका है। अवाम के पास ये नंगा हो चुके हैं। अवाम को पता चल गया इनको हवस है, हवस इक़्तिदार की है, कुर्सी की है। इनको अब वो शौक बन चुका है, बड़ी गाड़ियों में घूमना, हवाई जहाज़ों का सफ़र, बड़ी कोठियों में रहना। ये आवाम को अब पता चल गया। मगर ये किसकी वजह से पता चल गया? ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की वजह से पता इनको चल गया। अब ये खोखले हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते जो हकीकत बयान करते हैं। मैं कश्मीर में रहता हूँ, कुपवारा में रहता हूँ, हकीकत में बयान करता हूँ। हकीकत, इससे कोई इत्तेफाक करे या न करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे किसी इक़्तिदार की लालच नहीं है। मुझे कल मैं MLA बनूंगा, मुझे वोट पड़ेंगे। अगर मैं कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बोलूंगा, दहशत गर्दों के खिलाफ बोलूंगा, हुर्रियत के खिलाफ बोलूंगा, मुझे वोट नहीं आएंगे। भाई मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मैं उन नौजवानों के लिए करना चाहता हूँ जो नौजवान 30 सालों से पीछे जा रहे हैं, या जहाँ पे कत्ल गारत हो रही है, ये मजहब की आड़ में होती है। ये इन्हीं मगरमच्छों की वजह से होता है। जब पथराव होता था, जब कहीं पे एहतजाज होता था, ऐसे मामलात होते रहते थे। मगर जब से 370 ख़त्म हुआ, ये पूरा का पूरा इनको नंगा करके रख दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि चाहे अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो, वो दोनों कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड के साथ राजनीति करना चाहते थे। जम्मू में कुछ और, कश्मीर में कुछ और चलता था। ये तो आप तवारीख उठा के देखो ना। वो दिल्ली में जाते हैं तो एक बात करेंगे, जम्मू आ जाएंगे दूसरी बात, जब कश्मीर में आ जाएंगे वहां तीसरी बात होती है। वहां बोलेंगे हाफिज सईद से बात करो, वहां बोलेंगे मुझे बताओ अगर हिंदुस्तान को कौन सी इतनी परेशानी, हम हाफिज सईद से एक उस दहशतगर्द से बात करेंगे। क्यों भाई, हमें क्या लेना देना है इसके साथ? ये एक दहशतगर्द है, ये नाहक कत्ल करते हैं ये लोग, हम क्यों बात करें इनके साथ? हमें कोई इनसे, यही तो वो आवाम के पास, आवाम को तो एक तरफ इन्होंने किया ये मजहब की लड़ाई। भाई कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सियासी लड़ाई है, ये इक़्तिदार की लड़ाई है। ये कोई न शरीयत की लड़ाई है न और किसी की लड़ाई है। अब आवाम जाग गई, मगर जगाने वाले कौन लोग थे? जगाने वाले हमारा वजीर आज़म। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धारा 370 और 35A जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, केंद्र सरकार को भी एक बहाना मिला? क्योंकि जिस तरह की भाषा महबूबा मुफ्ती की तरफ से या अब्दुल्ला परिवार की तरफ से हटने से पहले बोली जा रही थी कि हम तिरंगा नहीं हटाएंगे, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, कांधा देने वाला तिरंगे को कोई नहीं रहेगा, तो वो भी एक कहीं ना कहीं वजह बनी कि अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है और अब ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। अब इनको पता चल, अब ये लोगों के जज्बात जो 30 सालों से ये करते आ रहे थे, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़, इनके जज्बात को उभारना, इनको पता था अब हम नारा दे देंगे, अब बारूद फटेगा, अब हाथ जलेंगे, लोग निकलेंगे, लोग इतने पागल हैं निकल जाएंगे, वो तोड़ फोड़ करेंगे, फिर आधे पाकिस्तान चले जाएंगे। ये 91 की वो तहरीक उठाना चाहते थे, जैसे उस टाइम पे यहाँ के उन फिरक परस्त लोगों ने उठाए थे, जब हमारे पंडित भाइयों को, माँ बहनों को वहाँ से निकाल के धकेल कर, मैं जानता हूँ, धकेल कर उनकी प्रॉपर्टी को हड़प करके बिल्कुल कुछ फिरक परस्त लोगों ने लिया है। आज भी वो जी रहे हैं भाई, वो उनको वहाँ से निकाला।
ये जब 370 की बात आई, फिर इन्होंने कहा था वो बारूद फटेगा, फिर ऐसा होगा। फिर जम्मू कश्मीर के अवाम ने पिछली तवारीख तो देखी है, इन्होंने कुछ नहीं किया, आराम से बैठे। जब 370 ख़त्म हो गया, अब उनको पता चला यार हमारे साथ है ही नहीं कोई, कश्मीरी अवाम तो अब वो जाग चुकी है, अब हमारे साथ नहीं है। फिर इन्होंने ड्रामा शुरू किया, गुफकार अलायंस बनाया, डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। हकीकत में ये है इनकी साखत अब कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं मैं है। यही जानना चाहता था आपसे कि जब पंचायत के चुनाव हुए थे तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 काबिज थी, तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम पंचायत इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, और जब डीडीसी के चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से दोनों हट गए, तो मजबूरी में इनको दोबारा से इलेक्शन का सहारा लेना पड़ा ताकि लोगों तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती है। देखो, एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये मकार है, मकार सियासतदान, ये मुनाफिक है। हमारी शरीयत में उसको मुनाफिक बोलते हैं, जो पीछे बात करते हैं। इन्होंने वही रोल अपनाया। जब पंचायत का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने बायकॉट किया, तब भी पंच सरपंच बने, तब भी इलेक्शन हुआ, कोई इन्होंने सोचा कोई वोट ही नहीं डालेगा, कोई लड़ेगा ही नहीं। वहाँ लाखों लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वो बने भी, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी हुए। अब जब डीडीसी चुनाव हुआ, डीडीसी चुनाव तब होता है जब धारा 370 खत्म होती है, क्योंकि पिछला तो कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं। अब इन्होंने सोचा अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम खत्म। अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह जीत के आ जाएगी। इन्होंने फिर 2-3 मगरमच्छों ने इन्होंने करोड़ों रुपया खा के इस गरीब आवाम के उन मुश्किलातों को दबा के अपने इख्तिदार को हासिल करने के लिए इन्होंने सोचा हम एक अलायंस बनाते हैं और आवाम के सामने रख देते हैं। आवाम के सामने जब रखा इन्होंने, ये वो मगरमच्छ है, इन्होंने कई सालों से इस सियासत की कुर्सियों पे बैठे हैं, इस इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो हकीकत में इन्होंने नारा दे दिया हम 370 वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। जब अब वोट डाले लोगों ने, वापस आए, अब एक तितर बितर हुए, नेशनल एक तरफ, सजाद लुन दूसरी तरफ। अब ये सोचते हैं अवाम को क्या बताएं। इन्होंने पहले ही प्लानिंग करके रखी थी, जब असेंबली इलेक्शन होगा फिर हम एक दूसरे को खींचेंगे। वो सजाद लुन गलत था, अब पीडीपी वाले गलत थे, अब नेशनल वाले, हम इनके साथ नहीं है। अगर हमारी हुकूमत आई अब हम 370, ये अब इनकी वो ड्रामाबाजी चलती ही रहेगी। मगर आने वाला इलेक्शन जो होगा इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। जब जो नज़रबंदी थी धारा 370 और 35A की, उनमें से जब हटे, उमर अब्दुल्ला बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं हो जाएगी तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक हमारा झंडा जो है जम्मू कश्मीर का झंडा है वो हमें वापस नहीं मिल जाएगा तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन डीडीसी में तो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो ड्रामाबाज है ना भाई, ये अवाम को गुमराह करते हैं। इन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया है कब से, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली, इनके वो हमें अवाम को आज तक पता नहीं चलता था। अब अवाम को पता चल रहा है क्या हो रहा है, सही मानियों में क्या हो रहा है, किस जगह जॉब्स लग रहे हैं, कहाँ पे रोड बन रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना फंड्स आता है, गरीबों के अकाउंटों में जाता है। ये इनकी हुकूमत, इनको तो बूखलाहट आएगी, इसीलिए वो ड्रामाबाजी। स्टेटहुड की जहाँ बात हो, वो खुद हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का खुद ही फैसला है कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे, मगर स्टेटहुड वापस तब दे देंगे जब हमारे जैसे लोग अमन कायम करेंगे। पहले अमन की जरूरत है। स्टेटहुड को क्या हम खाएंगे? स्टेटहुड से क्या हमें क्या है? स्टेटहुड तब जरूरी है जब अमन कायम हो, जब तरक्की हो, सब कुछ आमने सामने हो। अभी जब भी माहौल उस हिसाब का होगा, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी वो ऐलान करेगी। आपने कहा कि ये जितने भी लोग हैं मक्कार सियासतदान हैं और ड्रामेबाजी करते हैं, तो ड्रामा तो आप भी करते हैं। अगर कुर्ता फाड़ा तो वो एक ड्रामा ही था ना? नहीं, ड्रामा नहीं था। हकीकत में आप जान जाओ, पहले
ایک چیف منسٹر حلف لیتی ہے, ووٹ لیتی ہے, آئین ہند کو مانتی ہے, ترنگا سامنے ہوتا ہے, گاڑی کے فلیک میں ہوتا ہے, اب اپنے مفاد کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ میں ترنگا ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گی. تب کہاں تھی جب اس نے آئین ہند کو مانا, جب اس نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پکڑی, جب انہوں نے حکومت بنائی, تب کہاں تھی؟ یہ ہم جیسے لوگوں اور غریب جنتا کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بھیڑی ہے, یہ جو سیاستدان ہے یہ بھیڑی ہے. کون سے بھیڑے ہیں وہ؟ یہ وہ بھیڑیاں ہیں جو عوام کے خون کے ساتھ اپنے اقتدار کو چمکاتے ہیں. یہ وہ بھیڑیاں ہیں جو ایک نعرہ دے کے لاکھوں نوجوانوں کو قربان کرتے ہیں اور سڑکوں پہ لاتے ہیں. میں نے اس وقت اس لیے کرتا پھاڑا تھا کہ ان فرقہ پرستوں کو پتہ چلنا چاہیے, جس حکومت میں رہ کے جس ترنگے کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, اب آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب 30 سالوں میں وہ جان نثار ہندوستان کے جانباز سپاہی تیار ہو چکے ہیں جو دل میں بھی رکھتے ہیں اور ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں. اب آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, وہ میرے جذبات تھے, کسی ایشو کے لیے نہیں میں نے کیا, وہ میں نے اپنے دیش کے لیے کیا. اس ترنگے کے لیے ہزاروں لوگ شہید ہوئے, تب یہ ترنگا بنا. اور اقتدار اگر حریت کا لیڈر کہتا میں نہیں کرتا, وہ تو فرقہ پرست ہے ہی ہے, میں ان کے خلاف نہیں کرتا. مگر ایک یہ سوچنے کی بات ہے جو حکومت میں رہ کر آئین ہند کو تسلیم کر کے, اور کئی بار اس نے جھنڈے کو سلوٹ کیا, اتارا چڑھایا, کئی 26 جنوریوں پہ, اور وہی کہہ رہی ہے. یہ کیسا ماحول ہے بھائی؟ یہ کون سی بات ہے؟ اور کس کو کہہ رہی ہے؟ اور اس ترنگے کو کہہ رہی ہے جس کے لیے ہر ایک ہندوستانی نے قربانی دی, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, وہ عیسائی ہو. اس ترنگے کو اٹھانے کی بات وہ کرتی ہے. میں نہیں. وہ کون ہوتی ہے اٹھانے والی؟ وہ کون ہوتی ہے چیلنج دینے والی؟ چیلنج نہیں. اس ملک میں اگر رہنا ہے تو اس ترنگے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے, جس کے لیے لاکھوں جوان, لاکھوں ماؤں نے اپنے وہ شیر دیے ہیں, قربان ہو چکے ہیں. اب وہ جو کہہ رہی ہیں محبوبہ مفتی کہ جب تک اسٹیٹ کا جھنڈا جو ہے واپس نہیں آ جاتا تب تک میں ترنگے جھنڈے کو سلام نہیں کروں گا. بھائی جان, ہم ایک ودھان, ایک سمویدھان, ایک پردھان کو مانتے ہیں, ہم اپنے ترنگے کو مانتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں. ہم کسی اور جھنڈے کو نہیں مانتے ہیں. وہ ان کا کام ہے, لائیں تو دیکھا جائے گا. آپ نے حریت کی بات کی کہ حریت اگر کہتی تو میں مانتا, کیونکہ فرقہ پرست قوم ہے وہ. دھارا 370 ہٹنے کے بعد حریت تو جیسے غائب ہو گئی ہے. کمبر ٹوٹ گئی, فرقہ پرستوں کی کمر ٹوٹ گئی. وہی لوگ اقتدار کے لیے کرتے تھے, ابھی تو عوام کو دکھائے نا, وہ اقتدار کے لیے کرتے تھے. ان کے دکانیں بند, ان کی فنڈز بند, ان کو یہاں کے کچھ لوگوں سے فائدہ ملتا تھا, وہاں سے پیسہ, یہاں سے پیسہ لانا. وہ نریندر مودی نے ختم کیا. اب کسی کی نہیں چلتی ہے, اب نہیں چلتی ہے بھائی. اب فرقہ پرستوں کو اس دیش میں رہنا بہت بڑی مشکل بات. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کشمیر میں بھی رہ کر اور جموں میں بھی آ کے جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کافر کہا جاتا ہے اور قوم کا دشمن بتایا جاتا ہے کشمیر میں. میں آپ سے ایک کہوں, میں قرآن جاننے والا ہوں, حدیث جاننے والا ہوں, 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, مسلمان ہوں. میں اپنے دیش کو, اپنے ہر ایک مذہب کو سلوٹ کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. میرا دین اسلام سکھاتا ہے کہ آپ امن کے لیے کام کرو, نہ کہ فرقہ پرستی کے لیے. آپ ہر ایک مذہب کے لوگوں کو عزت دے دو, ہر ایک مذہب کو آپ عزت سے دیکھو گے. یہ مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے. رب کائنات جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے. میں سچ مچ عوام کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. بھائی, ان فرقہ پرستوں کے بہکاوے میں مت آؤ. میرا دین ہے. مجھے آج تک کسی ہندوستانی نے نہیں کہا سکھ, عیسائی یا
किसी भी मजहब के एक फर्द ने नहीं कहा जावेद साहब आपके सिर पे टोपी आप उतारो। मुझे किसी ने कहा दिल्ली में, जम्मू में, किसी भी स्टेट में नहीं कहा भाई आप मस्जिद में मत जाओ। हम सवेरे उठते हैं, अजान होती है, नमाज पढ़ते हैं। ये हमारा मुल्क ही है, ये हिंदुस्तान ही है जिसमें हर एक मजहब को इज्जत किया जाता है और जिसमें ईद को सब लोग इकट्ठे मनाते हैं। जब दिवाली हो तो मुसलमान इनके त्योहारों में शिरकत करते हैं। ये वो हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान के मुकाबले में कोई मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान सबसे नंबर 1 हिंदुस्तान है और जिसमें इतने मजहब के लोग रह रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी है। आपने कहा कि 1991 जैसे हालात बनाने की कोशिश जो है इन पार्टियों की तरफ से की जा रही थी। मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊं तो आपने भी वो दौर, वो मंजर देखा है 1991 में, जब कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वहाँ से भागे थे अपनी जान बचाकर। वो मुहिम जो चलाई गई थी उसको नाम दिया गया था आज़ादी की लड़ाई, या फिर जो भी कहा जा रहा था वो, क्या वाकई में वो कुछ था या फिर खाली कश्मीरी पंडितों की जो जायदाद थी, जो वहाँ पर बाग थे, जो वहाँ पर इमारतें थे, जो घर थे, उस पर कब्जा करने के लिए एक ये पूरा मुहिम जो चली थी? मैं उस टाइम पे छोटा था। मैं ये समझता हूँ कि कुछ फिरक परस्त लोगों ने, एक किसी ने, 2 4 5 बंदों ने, पूरे कश्मीर में नहीं, 2 4 5 बंदों ने मजहब की आड़ को लेके तहस नहस किया, कश्मीर को बदनाम किया। मजहब की आड़ में लेके कश्मीर के मुसलमान को बदनाम किया। उस टाइम पे इन्होंने वो नारा दे दिया, पंडितों को निकालो, निकाले गए। मेरे जहन में, मैं जानता भी हूं कई लोगों को, ऐसे भी लोग थे जो गए मकानों में तोड़ फोड़ की, खिड़कियां उतारी, इनके बिस्तरे तक। किसी पंडित को बिस्तरा नसीब नहीं हुआ तो खाने पीने की चीजें वो कहाँ नसीब होती। वो रातों रात घरों से भाग गए, रातों रात कुछ फिरक परस्त गए, इनके मकानों पे पोस्टर चिपकाए गए, अखबारों में निकला। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कश्मीर अधूरा है इनके बगैर। हम इनके घरों में जाते थे, हमारे माँ बाप इनके घरों में जाते थे, इनके उस्ताद थे जिन्होंने हमें पढ़ाया है। हम समझते वो रो रहे हैं, वही जानता है जो अपने वतन से, जहाँ पे वो पैदा हुआ और वो वहाँ जा ही नहीं सकता है। मैं बोलूँगा अपने आप को, मैं मुसलमान हूँ भाई। कौन सा मुसलमान? ये कौन सी आज़ादी है भाई? फिर जीने का हक ही नहीं है किसी को? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा दीन ये नहीं सिखाता है। हमारा दीन अमन का पैगाम लेके आया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमतन लिल आलमीन है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे बताओ, खुदा किसी के ऊपर भेदभाव करता है? सूरज निकलता है, ये हिंदू के घर में भी जाता है, मुसलमान के घर में भी जाता है। मुझे ये बताओ, हवा निकलती है, क्या हिंदू के घर को आगे किसी ने रखा है पर्दा, या अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है? यार, जब अल्लाह ताला हम में फ़र्क नहीं कर रहा है, आप कौन होते हो फ़र्क करने वाले? हम फ़र्क करने वाले नहीं हैं। उस टाइम पे एक तहरीक चलाई, कुछ फिरक परस्तों को इसमें फ़ायदा था, जिन्होंने मकाने लूटे, जिन्होंने जायदाद लूटे, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, मकान जलाए गए। और मैं जावेद कुरैशी इससे डर रहा हूँ। क्यों डरूंगा भाई? मुझे भी अल्लाह ताला के पास वहाँ मरना है और जवाब देना है। अगर जुल्म हो रहा था, अगर ऐसा हो रहा था, आपने बताया क्यों नहीं? क्या आप इतना कमज़ोर शख्स था वहाँ पे? तो मुझे इसका हिसाब देना है, हर एक को हिसाब देना है। पिछले 20 सालों से जब पत्रकारिता जो मैं कर रहा हूँ, और पिछले 30 सालों से ये मांग उठाई जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस वहाँ बसाया जाएगा। एक उम्मीद थी कश्मीरी पंडितों को कि जब मोदी सरकार या फिर भाजपा एक फुल पावर में आएगी तो उनके साथ इंसाफ होगा, उनको बसाया जाएगा। आज की जो मौजूदा हालत है, आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी इस प्रति कोई ठोस कदम उठा रही है ताकि कश्मीरी पंडित को वहां पर भेजा जाए? पक्का। आपने गवर्नर साहब का भी सुना होगा, हमारे लीडर भी कहते हैं। हकीकत में हम इन भारतीय जनता पार्टी या मरकज़ी हुकूमत इनको कश्मीर में वहीं पे बसाना चाहती है जहाँ पे ये रह रहे हैं, जहाँ पे इनके हुकूक है, जहाँ पे इनका ज़मीन है। कुछ लोगों ने कुछ ज़मीनें हड़प भी की है, इनसे वापस लिया जाएगा। तो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूँ ना सर। नहीं, कब आएगा वो समय? पक्का 7 साल सरकार को भी पक्का होगा इंशाअल्लाह रहमान। आप उम्मीद रख लीजिए।
इसमें वो देशभक्त लोग हैं जो इनको वहाँ पे बसाएंगे इंशाअल्लाह व रहमान। मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक हम भी हैं और हम इस आवाज़ को उभारते रहेंगे और कश्मीरी पंडित भाइयों को उधर बसाएंगे। अगर आपसे जानना चाहूँ कि कश्मीर घाटी में, क्योंकि जो टीवी में माहौल दिखाया जाता है वो एक अलग तस्वीर रहती है कश्मीर घाटी की, लेकिन आप कश्मीर में रहते हैं, नॉर्थ कश्मीर से आप ताल्लुकात रखते हैं, कश्मीर घाटी की असली तस्वीर इस समय क्या है? क्योंकि जिस तरह का डर का माहौल दिखाया जाता है मीडिया में हो या अलग अलग जो नेताओं की ज़बानी जो कहा जाता है कि किस तरह का डर वहाँ पे है, वो डर वाकई में कश्मीर घाटी में है या फिर सिर्फ राजनीति जो है वो कश्मीर के नाम पर हो रही है? और कश्मीर घाटी के हालात किस तरह से? वहाँ के लीडरों के बातों पे आप विश्वास मत कीजिए। जो डर का माहौल बना रहे हैं, जो हमें डरा रहे हैं, जो किसी को डरा रहे हैं, इन बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप खुद मुआयना कीजिए कश्मीर का और चप्पे चप्पे का, और फिर देखे आवाम क्या चाहती है। मेरे रेजिडेंस पे लाखों लोग, हज़ारों लोग जमा होते हैं और मुझसे मिलते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दुआएं करते हैं कि ऐसा वजीर आज़म हिंद हमने पहली बार देखा जिसने डर का माहौल को ख़त्म किया। ये सब दिखावा है। कश्मीर बदल रहा है और आने वाला कश्मीर स्विट्ज़रलैंड जैसा होगा। अभी जिस तरह से हमने देखा कि जब महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया कि जब तक हमारा झंडा वापस नहीं आएगा हम तिरंगे को सलाम नहीं करेंगे, लेकिन रिपब्लिक डे अभी हाल ही में बीता है, हमने देखा कि कश्मीर में बड़े शान शौकत के साथ तिरंगा रैलीज निकाली गई और भी बड़े सारे कार्यक्रम जो हुए हैं, लोगों ने सिर माथे पर लगाया तिरंगे को। जो डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, मेरे जैसे लोग, आपने कश्मीर में पहली बार देखा होगा जावेद कुरैशी ने हज़ारों की रैली निकाली और हज़ारों लोगों के हाथ में तिरंगा था और जहाँ जहाँ वो गांव ज़िले हर जगह पे, हर चौक में तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा था। ये बदल रहा है कश्मीर, ये बदल रहा है कश्मीर। अगर हम बात करें कि अभी जिस तरह से सूरत हाल है, महबूबा मुफ्ती अब कश्मीर से जम्मू वापस आए क्योंकि पार्टी उनकी लगभग टूट गई है, अभी जो पीडीपी है उसको बचाने के लिए वो जम्मू के दौरे पर है। कल ही उनका एक बयान जो आया है सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से दोबारा बातचीत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ठीक है, पड़ोसी मुल्क है, पहले तो हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर भी लें, वो हमारे बड़े लीडर है, वो उनका काम है, जावेद कुरैशी का काम नहीं है। मैं वज़ीर आज़म हिंद से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी जनता की तरफ से, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कि जो हमारा गिलगित है वहाँ पे बलोचिस्तान है, वो कोशिश करें उसको वापस लाए। बाकी हमें बात क्या करनी है, बाकी तो हमें पता ही है, इन्होंने 30 सालों से हमें धोखा ही दिया है। ये कभी हमारे वो पड़ोसी नहीं बन सकते हैं। ये पीछे से वार करने वाले ही पड़ोसी है, इन पे बिल्कुल उस तरीके से नज़र रखी जाए। अभी हमने देखा कि डीडीसी के चुनाव में सभी राजनीतिक, कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया, पीएजीडी, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बिखराव शुरू हो गया है। तो लगता नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाला है? ये परमानेंट है ही कब था? हम तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लीडर चला चला के कह रहे हैं आवाम से, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये एक धोखा है आवाम को। अब आवाम खुद देख रही है, अब वो अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये एक धोखा है, ये कोई आवाम के हित में नहीं है। कितने अलायंस आई, कितने गई। और मैं ये कहता हूँ, आज जावेद कुरैशी ये कहता है, जब असेंबली इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। कश्मीर की ही तर्ज पर जो चाहे एनसी के जो बड़े लीडर हैं देवेंद्र राणा ने एक मुहिम शुरू कर दी है कि जम्मू डिक्लेरेशन भी जो है वो तैयार करना है, ताकि बीजेपी के साथ जम्मू में भी फाइट किया जा सके। कश्मीर में कश्मीर की भाषा, जम्मू में जम्मू की भाषा। नहीं, मैं समझता हूँ रविंदर रैना जी इस जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, और जो यहाँ बोलते हैं वो कश्मीर में भी बोलते हैं। नहीं, मैं देवेंद्र राणा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसके एनसी वाले की, वो तो इनकी सियासत ही मकाराना सियासत है। इन्होंने पहले से ही वो अब यहाँ पे भी उन मजहबों में बांट बांट के, भाई आप इसके साथ हो, आप इसके साथ हो। वहाँ तो कश्मीर में ऑलरेडी तो बेड़ा गर्क ही था, अब तो माहौल ठीक हो रहा है। तो ये इनकी तो पुरानी सी आदत है।
देश में अभी किसान जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, 2 महीना हो गया। रिपब्लिक डे पर भी देखा जिस तरह से दिल्ली में हंगामा हुआ। किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर जो मुख्य धारा के किसान हैं वो असल अपनी मांगों को लेकर? मैं समझता हूँ हमारा वज़ीर आज़म हिंद इतना काबिल तरीन शख्सियत है, और जिन्होंने बिल पास की, हकीकत में ये एक छोटे किसान को फ़ायदा होगा, इसमें सचमुच में फ़ायदा है। अगर कुछ फ़िरक परस्त इसमें बड़ा चढ़ाकर इसको गैन करना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। मैं अपनी तरफ से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि वो हकीकत में इनको कहती है मरकज़ी सरकार हमसे बात करें या किस तरीके से करना है, बैठ के बात करें और इस देश की शान को बढ़ाएं, क्योंकि किसान और जवान, इससे हमारा देश एक आखिरी चलता सवाल है। आपसे बस करूंगा कि जब कश्मीर घाटी में डीडीसी के चुनाव हो रहे थे उस समय काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था, कई सारे बीजेपी के पंच सरपंचों पर थ्रेट चल रही थी, आपको भी धमकी मिली थी, लेकिन जब धमकी की वजह से बाकी नेता परेशान थे, वहीं जावेद कुरैशी उसी कमांडर को मार के लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम, जो ये कहाँ से, ये क्या है, कहाँ से इतनी हिम्मत लाते हैं आप? देखो, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं वो धोखा नहीं देना चाहता हूँ। मैंने उस अफसर को 5 लाख रुपया इनाम देने का ऐलान किया था, जो उसका बिल्कुल सिर लाएगा। ये सचमुच ये हमें दबाना चाहते हैं, ये किसी मज़हब में नहीं लिखा हुआ है, ये एक दहशतगर्द है। इसको किसी इस्लाम के साथ कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी मज़हब का है ही नहीं है, ये एक दहशतगर्द है। इसको उसी तरीके से समझाना है हमें, ये दबाने की कोशिश कर। मैं तो यही कह रहा हूँ, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जब से मैंने ये आवाज़ उठाना शुरू किया है, तब से 14 हिट वारंट आ गए। वो कोई तंजीम नहीं है जो हफ्ते में एक प्रेस नोट नहीं निकालती है मेरे खिलाफ, मगर ऊपर आपको डर नहीं लगता? नहीं, ऊपर अल्लाह है साथ। जब मरना होगा तो वो मौत उसने फिक्सड की है, मारने वाला अल्लाह है, वो किसी दहशतगर्द के हाथ में नहीं है, मुझे यकीन है इस बात पे। दूसरी बात, अगर मैं मरूं, तिरंगा मेरा कफन हो, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर तिरंगा कफन हो तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैं किसी इक़्तिदार के लिए नहीं करता हूँ, सचमुच कहता हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान को चाहता हूँ, मैं अपने तिरंगे को चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनके खिलाफ कोई बोले तो मैं डट के मुकाबला, अगर जान भी फिदा करनी होगी जावेद कुरैशी। आने वाले कश्मीर की सूरत किस तरह से देखते हैं? सबसे बेहतरीन होगी। मैं ये कहता हूँ कि आने वाला कल जो जम्मू कश्मीर के लिए होगा, ये बेहतरीन होगा, जो हमने कभी ज़िंदगी में तस्वर नहीं किया होगा। मेरे बच्चे हैं, मैंने 30 साल देखा है, कभी फायर, कभी ग्रेनेड, कभी मार पीट, कभी रात को भागना, कभी दिन को निकलना, कभी बिस्तर नसीब नहीं, कभी क्रैकडाउन, ये हमने 30 सालों में देखा। मैं समझता हूँ जो आने वाला कल है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, ये ना देखें, ये अच्छी तालीम हासिल करें, IPS ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स बने और अपने देश का नाम रोशन करें। आपको ये भी कहते हैं कि जावेद कुरैशी जो हैं वो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी चापलूसी करते हैं ताकि अपना एक ओहदा बीजेपी के अंदर बना सके। मैं किसी से बात ही नहीं करता हूँ बीजेपी में। रविंद्र रैना जी के साथ मैं बात करता हूँ, आता भी हूँ, आपने देखा होगा, मैं मीटिंगों में कम जाता हूँ। मैं किसी मिनिस्टर के साथ नहीं जाता हूँ सेल्फी उठाने के लिए, मेरा मिशन ही नहीं है। मेरा मिशन है अपने देश को मजबूत करना, अपने देश को आगे करना, अपने देश के लिए काम करना, न किसी ओहदे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे कश्मीर के बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता जावेद कुरैशी, जिनसे हमने हर तरह के सवाल पूछे और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ उन हर सवालों का जवाब दिया, जबकि उनके मालूम है कि अगर ये जो जवाब दे रहे हैं इसका कहीं ना कहीं खामियाजा इनको कश्मीर घाटी में भी भुगतना पड़ सकता है। और जब हम इस लाइव को भी कर रहे थे तो लगातार इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो आ रहे थे। इनको कौम का दुश्मन बताया जा रहा है, इनको भद्दी गालियां जो हैं कश्मीर से दी जा रही हैं, लेकिन हर तरह के जो नतीजों की परवाह किए बिना जावेद कुरैशी हैं, जो
स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडे को सलाम भी करते हैं और सीने में उस जज्बे को भी रखते हैं जिसे वो कुर्ता फाड़कर दुनिया को दिखाने का हौसला रखते हैं। बाकी आप अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।